everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the MCQ series of economics that we are doing for FAA, and this is the set 2. Okay, तो set 1 हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने 15 MCQs डिस्कस किए थे आपके साथ पूरे सिलेबस के जो भी FAA के आपके हैं. नाउ दिस इज द set 2 and get started. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 says, okay, 1 second. Now question number 1 says, if the grants of the creation of capital assets are deleted from the revenue deficit, then what will be the scenario? Okay, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो grants for the creation of capital assets है अगर वो डिलीट कर दिए जाएं from revenue deficit तो क्या सिनेरियो होगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दिस वन. ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कैसे है, देखिए व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले हम समझेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट कैसे कहते हैं. ओके, तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट होता है जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, अगर वो ज़्यादा हो जाए. ठीक है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है अगर वो ज़्यादा हो जाए इनकम से, ऑब्वियसली. ठीक है, जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा है, हम अगर खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं हमारी रिसीट से, तो जो गैप है उसको बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट. अब देखो, जो हमारा ये गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है ना, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. उसमें मतलब एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे हम सैलरीज दे रहे हैं, हम पेंशन्स दे रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो रही है, हमारे एक्सपेंडिचर में इंक्लूड हो रही है. ठीक है, अब इस एक्सपेंडिचर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी इंक्लूड होता है ना. अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, कभी कभी वो क्या करती हैं, ये जो ग्रांट है उसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ करती हैं और एसेट क्रिएट कर देती हैं. अब मान लीजिए इस ग्रांट में से जो गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कोई एसेट क्रिएट कर दिया. एसेट मतलब रोड बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया, कोई एसेट क्रिएट कर दिया. ठीक है, इस ग्रांट से. तो फिर वो जो ग्रांट है, अगर हम वो वाली ग्रांट जिससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, कोई रोड बना है, मतलब जिससे एसेट क्रिएट हुआ है, अगर हम उस ग्रांट, उस एक्सपेंडिचर को, उस ग्रांट को अगर हम माइनस कर देते हैं. ठीक है, उस ग्रांट को अगर हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में से, तो फिर जो कैलकुलेट जब हम करें उसको बोलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. क्या बोला जाता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हम रेवेन्यू डेफिसिट में जो एसेट क्रिएशन के लिए जो ग्रांट है वो भी इंक्लूड कर दी ना हमने, तो रेवेन्यू डेफिसिट हो ही गया. लेकिन अगर हम जो एसेट क्रिएशन के लिए जो ग्रांट दी थी उसको अगर हम माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट में से, तो उसको कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. ठीक है, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी. बाकी ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, या कैपिटल एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, या रेवेन्यू या जो रेवेन्यू इनकम, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है ये आपको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज, फ्रॉम विच ईयर डिड द मर्ज्ड रेलवे एंड जनरल बजट स्टार्टेड. ठीक है, कौन से ईयर से जो रेलवे बजट है, सिंपली इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से ईयर से रेलवे बजट और जनरल बजट जो है आपस में मर्ज हो गए थे. ठीक है, कौन से ईयर से इनकी मर्जर हो गया था इनका. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 2017-18. ठीक है, ईयर 2017-18 में क्या हुआ था, ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ओके, कि रेलवे बजट और जनरल बजट आपस में मर्ज हो गए थे 17-18 में. देखिए क्या होता था एक्चुअली ना, ये जो रेलवे बजट, सेपरेट रेलवे बजट जो है, ये काफ़ी पुराना मतलब कॉन्सेप्ट है, काफ़ी मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो है रेलवे बजट स्टार्ट हुआ था. क्यों हुआ था, ब्रिटिशर्स ने रेलवे बजट अलग से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि देखिए उस टाइम पे रेलवे कनेक्टिविटी, उस टाइम पे जो बजट है हमारा, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स हैं वो स्पेंड करते थे रेलवेज़ के लिए. ठीक है, 84% ऑफ द टोटल बजट ऑलमोस्ट जो है वो पूरा रेलवेज़ पे जाता था. तो रेलवे काफ़ी बड़ा मतलब बजट बनता था, काफ़ी मैक्सिमम जो स्पेंडिंग है वो रेलवे पे होती थी, इसलिए रेलवे बजट अलग होता था. ठीक है, और ये वैसा ही पुराना कॉन्सेप्ट अभी तक चलता आया, किसी ने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की. क्योंकि देखिए अभी अगर हम आज के सिनेरियो, आज के बजट की बात करें, तो रेलवे से भी और भी बड़े सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है अदर देन रेलवेज. ठीक है, वी हैव जैसे कि अभी डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम जो हमारा मतलब एक्सपेंडिचर है वो डिफेंस पे जाता है. ठीक है, एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट अच्छा खासा स्पेंड करती है, ऑयल पेट्रोलियम पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है. तो अब तो बड़े सारे सेक्टर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस देती है अदर देन रेलवेज. ठीक है, रेलवेज तो है ही. तो
ओके तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पे कि रेलवे बजट अलग से पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ था 17-18 में, काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलती आई है, जो अभी तक रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग जो है पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो अब जो है इसको 2017-18 में इनफैक्ट इसको ऑलमोस्ट 7 साल पहले ये हुआ था, 7 ईयर्स बैक, 7 ईयर्स अगो, कि ये 17-18 में रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन की बात करूँ तो क्योंकि मैं यहाँ पे बजट की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं फिस्कल पॉलिसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फिस्कल पॉलिसी में से ये क्वेश्चन मैंने पुट अप किया आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाज डेवलप्ड बाय। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किसने डेवलप की थी? MPTD किसने डेवलप की थी? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी विच इज JB क्लार्क, ठीक है। डू लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन हाउ मेनी आंसर्स वर करेक्ट, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जो अभी जो लेक्चर दिया है सेट 1 उसमें काफ़ी अच्छे आंसर्स, मतलब काफ़ी अच्छे आपका रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने स्कोर किया, सो दैट इज़ गुड। दिस इज अ साइन कि आपकी जो रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है और काफ़ी अच्छा आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज JB क्लार्क इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है? तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी प्राइसिंग कैसे करनी है, उनकी प्राइसिंग कैसे करनी है ये डिस्कस की थी। जैसे आपको पता ही है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को जो प्राइस मिलता है दैट इज रेंट, लेबर के लिए हम सैलरी और वेजेस देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट पे करते हैं, ठीक है। तो ये सारा ये जो थ्योरी है ये डिस्क्राइब करती है एंड दिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय JB क्लार्क इज द पायनियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 says two indifference curves cannot कट ईच अदर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। दो इंडिफरेंस कर्व्स जो हैं, ठीक है, वो आपस में कट क्यों नहीं करेंगे एक दूसरे को, राइट। सो द राइट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर बी, ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या कहती है? इंडिफरेंस कर्व जो है ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताती है कंज्यूमर्स का, ठीक है। लास्ट सेट में भी मैंने एक इंडिफरेंस कर्व का क्वेश्चन रखा था, तो ओके। अब देखिए अगर मैं इंडिविजुअली ऑप्शन नंबर ए, सी और डी की बात करूं, ऐसे इंडिविजुअली ये ऑप्शन सही हैं, ठीक है। दैट दे रिप्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए जैसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट्स दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम सेटिस्फैक्शन, ये भी सही है। स्लोप इज डाउनवर्ड, ये भी सही है। दे आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये भी सही है। लेकिन ईच इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, देखिए ये तो सही है ही है, बट ये करेक्ट रीजन है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में, मान लीजिए ये एक इंडिफरेंस कर्व है ये, ठीक है, और ये दूसरी इंडिफरेंस कर्व मैं ऐसे बना दूं, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मैं दो इंडिफरेंस कर्व्स ऐसे बना दूं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो दिस इज नॉट द केस, ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर देखिए अगर दो इंडिफरेंस कर्व्स किसी एक जगह पे, मान लीजिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे कट नहीं कर सकती। अगर ये कहीं पे कट करती हैं इसका मतलब दो इंडिफरेंस कर्व का कहीं पे एक पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, विच इज नॉट द केस। सो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज डिफरेंट, ठीक है, ऑन बोथ, ऑन टू इंडिफरेंस कर्व्स, दो इंडिफरेंस कर्व्स अलग अलग, ठीक है, और जो एक इंडिफरेंस कर्व है और जो दूसरी इंडिफरेंस कर्व है उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो डिफरेंट होगा, ओके। सो दैट इज वाई, सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, among which of the following is suitable term for the state of economy in which economic activity is slowing down but wages and prices continues to rise? ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि जब आपकी स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है, मतलब आपको एक सुटेबल टर्म देनी है कि आपका जो इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी चल रहा है और वेजेस और प्राइसेस जो हैं गुड्स या सर्विसेज के वो राइज हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द टर्म, डी इज द राइट आंसर विच इज स्टैगफ्लेशन, ठीक है। डी इसके लिए राइट टर्म है विच इज स्टैगफ्लेशन, ओके। देखिए स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन के लिए आपने तीन चीजें जो हैं वो याद रखनी है, विच इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, एक ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमिक स्लो डाउन है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी मच हायर, ओके, और इन्फ्लेशन जो है वो भी ज्यादा है। सो दिस इज द सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट राइज इन दी गुड्स, ठीक है। इन्फ्लेशन में जो आपके गुड्स जो हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं
डिफ्लेशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. डिफ्लेशन में देयर इज अ परसिस्टेंस डिक्रीज इन दी प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज. ठीक है, इन्फ्लेशन में राइज होता है, डिफ्लेशन में फॉल होता है प्राइसेस का, गुड्स का. ठीक है, अगर मैं अब स्क्यूफ्लेशन की बात करूं, स्क्यूफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, स्क्यूफ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहां पे कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज का, याद रखिएगा, कुछ पर्टिकुलर गुड्स का, कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है. मतलब जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट है उससे भी इंक्रीज कर रहा है. मान लीजिए नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 9% पे चल रही है. ठीक है, ओके, मान लीजिए नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट जो 9% पे चल रही है, लेकिन कुछ गुड्स और कमोडिटीज ऐसे हैं जिनका इन्फ्लेशन रेट जी 15% पहुंच गया है या 20% पहुंच गया है. तो सिर्फ उन गुड्स और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का रेट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा, उस सिचुएशन को हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं. याद रखिएगा, क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन. ठीक है, तो इंडिया में 2009 के एंड में और 2010 की बिगिनिंग में जो फूड प्राइसेस थे ना, जो फूड इंडेक्स था, जो फूड प्राइसेस थे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे. तभी ये टर्म हमने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टर्म यूज़ की थी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, स्क्यूफ्लेशन की टर्म. ठीक है, उससे पहले इससे पहले स्क्यूफ्लेशन ऐसा टर्म नहीं यूज़ करते थे. स्क्यूफ्लेशन इंडिया में यूज़ हुई थी ये टर्म 2009-10 में, जब फूड प्राइसेस, जो नॉन फूड प्राइसेस थे वो नॉर्मल रेट पे चल रहे थे, वो नॉर्मल जो इन्फ्लेशन रेट है उसी पे चल रहे थे, बट फूड प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑलमोस्ट 20% हो गया था. तो वो सिचुएशन जो है वो दैट इज कॉल्ड एज स्क्यूफ्लेशन. ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन जहां पे इकोनॉमिक स्लो डाउन है. ये तीन चीजें आपने याद रखनी. इसमें खैर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, ये आप याद रखिएगा. अभी मैं स्टैगफ्लेशन की बात कर रही हूँ, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर डी, स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है. तो तीन चीजें, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन. इस सिचुएशन को क्या क्या बोला जाता है बेटा? स्टैगफ्लेशन. ये तीन चीजें आप याद रखना. ठीक है, अदरवाइज अगर हम नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करूं तो नॉर्मल इन्फ्लेशन इज अ गुड, नॉर्मल इन्फ्लेशन इज गुड फॉर एन इकोनॉमी. इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, नॉर्मल इन्फ्लेशन. ठीक है, जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात करूं, अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन चल रही है तो हमारी दैट इज गुड फॉर एन इकोनॉमी. लेकिन स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन, अगर मैं जनरल इन्फ्लेशन की बात करूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें, लेकिन अगर मैं स्टैगफ्लेशन की बात कर रही हूं तो उसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा. ठीक है, इन्फ्लेशन है लेकिन स्लो डाउन है. अब नॉर्मली इन्फ्लेशन में क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन होगी लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन होगी और अनएम्प्लॉयमेंट होगी. अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ऐसे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे तो आपने स्टैगफ्लेशन को टिक करना है. ठीक है, ये चीज़ें याद रखना. डिफ्लेशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, और स्क्यूफ्लेशन आपको समझ आ गई कि कुछ कमोडिटीज का प्राइस जब राइज होता है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्क्यूफ्लेशन. ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 says which among the following is the branch of economics that deals with the performance, structure, behavior of the economy of the entire community, ईदर अ नेशन, अ रीजन और द एंटायर वर्ल्ड. अगर मैं एक नेशन की बात करूं या एक पूरे रीजन की बात करूं या पूरे एंटायर वर्ल्ड की बात करूं, तो उसमें वो कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी पे जो डिपेंड करती है, तो कौन सी ब्रांच है? तो दैट इज ऑब्वियसली सी इज द राइट आंसर, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो हमें पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये किसी इंडिविजुअल कस्टमर की बात करती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करती है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात करती है, हाउस होल्ड की भी बात कर सकती है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, एक हाउस होल्ड की, या फिर एक फर्म की भी बात कर सकती है. इनफैक्ट इंडस्ट्री की भी बात कर सकती है, वो माइक्रो है. लेकिन अगर मैं पूरे रीजन की, पूरे नेशन की, पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो वो मैक्रो में आती है. ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा. ओके, तो और जो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है अभी एफए का, उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमीज, उसमें कुछ टॉपिक्स माइक्रो के हैं, जैसे डिमांड की अगर मैं बात करूँ माइक्रो का टॉपिक है, इंडिफरेंस कर्व की बात करूँ वो माइक्रो का टॉपिक है. ठीक है, या जैसे मार्जिनल, ये इसमें प्रोडक्टिविटी थ्योरी की बात करूँ माइक्रो का टॉपिक है. मैक्रो में आ गया जैसे आपका इन्फ्लेशन है या आपका आरबीआई है, आरबीआई की स्टडी है, वो सारा आपको, या मॉनिटरी फिस्कल पॉलिसी, वो मैक्रो के टॉपिक्स है. ठीक है, ओके. Coming upon to question number 7. Question number 7 says which among the following imposes a greater burden relative to resources on the poor than the rich. ठीक है, कौन सा ऐसा टैक्स है जो ज्यादा बर्डन क्रिएट करता है किस पे? पुअर पे, than the rich. ठीक है, कौन सा ऐसा टैक्स है जिसमें पुअर को ज्यादा बर्डन लगेगा, पुअर को ज्यादा बर्डन फेस करना पड़ेगा than the rich. तो कौन सा वो टैक्स जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखिए होता क्या है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स में, क्या होता है? बस सिंपली इतना याद रखना आपने, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब प्रोग्रेस हो रही है ना,
प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स है जहाँ पे जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी मतलब अगर बिजनेस में हो तो आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आप एम्प्लॉयड हो, अगर आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो आपको प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है आपको वैसे वैसे टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। मोर इनकम मोर टैक्स, मोर सैलरी मोर टैक्स, इस तरीके से, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है इक्वल। रिग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स विच इज इक्वल फॉर एवरीवन, तो अगर मान लीजिए किसी एक कमोडिटी पे 100 रुपए का टैक्स लगेगा, कोई आपने कमोडिटी खरीदी जिसपे 100 रुपए का टैक्स लगेगा, ठीक है। अब ये 100 रुपए का टैक्स जो है रिच को भी देना है, पुअर को भी देना है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मतलब उसकी इनकम क्या है। 100 रुपए का टैक्स जनरल सब पे लगेगा, ठीक है। तो जो 100 रुपए, मान लीजिए कोई रिच है उसको तो 100 रुपए कम लगेंगे ना पे करना, उसके लिए तो 100 रुपए को इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर कोई पुअर है, ठीक है, उसको अगर 100 रुपए देने पड़ेंगे तो उसको ऑब्वियसली वो 100 रुपए ज्यादा लगेंगे ना। अब 100 रुपए की जो वैल्यू है वो एक पुअर के लिए तो ज्यादा ही है ना दैन रिच, तो दैट इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम सब पे सेम लगे, सब पे सेम या इक्वल टैक्स लगे, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स जो है उसमें हम ये कहते हैं कि ज्यादा बर्डन जो है वो किस पे होता है, पुअर पे दैन द रिच, ठीक है। और प्रोग्रेसिव टैक्स की अगर मैं बात करूं तो उस पे बर्डन किस पे होगा, रिच पे होगा दैन द पुअर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर बी विच इज रिग्रेसिव टैक्स। ओके, alright, coming up on to question number 8. Question number 8 says which of the following curves represents the demand of all the consumers in the market taken together at different levels of price of goods, ठीक है। इसमें से कौन सा, देखिए ये स्टेटमेंट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हो सकता है कि स्टेटमेंट देख के लगे कि पता नहीं क्या ये क्वेश्चन है, बट आपको अगर कोई लंबा कोई बड़ा क्वेश्चन है आपको नॉर्मली उस क्वेश्चन को देखना है एंड देन यू हैव टू डिस्क्राइब अपॉन द आंसर, ठीक है। सो विच आर द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। ऐसी कौन सी कर्व है जो डिमांड ऑफ द कंज्यूमर बताती है पूरे मार्केट की टेकन टुगेदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्राइसेस, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखिए मोनोटोनिक कर्व तो नहीं है, डिफरेंस कर्व भी नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन लेवल बताती है मार्केट डिमांड, यस। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दो तरीके की डिमांड्स होती हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड होती है जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है वो डिमांड करेगा, ठीक है, इंडिविजुअली मैं कोई डिमांड कर रही हूँ, आप कोई डिमांड कर रहे हो, इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड होती है जब मैं पूरे मार्केट को स्टडी करूंगी, ठीक है। सो दैट इज सेड टू बी मार्केट डिमांड, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर। इसमें से किसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल, जीएनपी तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेटर है तो जीडीपी ही इसका आंसर आएगा, सो डी इज द राइट आंसर। इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, देखिए व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज बेसिकली, आप ऐसे पहले सिर्फ जीडीपी डिफ्लेटर को समझिए। जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसी टर्म है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो आपके प्राइसेस में चेंज आता है ना, किसके प्राइसेस में, गुड्स और सर्विसेज की, ऑब्वियसली जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइस में चेंज आता है, क्या आता है, चेंज आता है, उसको मेजर करता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ओके, देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी भी ये होता है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर, है ना। एक पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में या कैलेंडर ईयर में जो आपके वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको क्या कहा जाता है, जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर होता है इन गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है, इस चेंज लेवल ऑफ प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है, तो चेंज को कौन कैलकुलेट करता है बेटा, जीडीपी, वन सेकेंड, ठीक है। चेंज को कौन कैलकुलेट करता है, जीडीपी। और जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। सो दिस इज बेसिकली रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, सही है, इनटू 100 करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, जीडीपी डिफ्लेटर। अब आप बोलोगे नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, तो देखो नॉमिनल जीडीपी वो होता है, अभी आपको ऐसे बता देती हूँ, नॉमिनल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पे मेजर करते हैं, किस पे करते हैं, करंट प्राइस पे, और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अगर मैं रियल जीडीपी की बात करूं इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। रियल जीडीपी इज द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और बेस प्राइस, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई बेस ईयर ले लिया, अभी देखिए जैसे 2024 चल रहा है, मान लीजिए मैं बेस ईयर ले लेती हूँ 2020 को, ठीक है।
2020 मैंने एक बेस ईयर ले लिया और करंट ईयर कौन सा चल रहा है मेरा 2024, ठीक है। तो 2020 से लेके 2024 तक क्या चेंज आया है किसी भी कमोडिटी की प्राइस में, उसको मैं क्या बोलूंगी, जीडीपी डिफ्लेटर। अब समझ आ गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड। अब आप बोलोगे कि फिर जीडीपी डिफ्लेटर तो हमें इन्फ्लेशन रेट बता रहा है, यस। तो जीडीपी इन्फ्लेटर को, सॉरी इन्फ्लेटर डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर को मैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, यस। जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो, जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन एज वेल, ठीक है। हमें पता है कि हमारी इंडिया में हम सीपीआई यूज करते हैं, ठीक है, सीपीआई कंबाइंड विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे मैं लेक्चर इलेबोरेटिव दे चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर जो है एक तो आपका चेंज इन प्राइस बताता है, ठीक है। और ये चीज याद रखना, चेंज इन प्राइस जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, बट ओनली चेंज इन द प्राइस ऑफ दोज कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, जो हमारी विद इन इंडिया की टेरिटरी में जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हो रही हैं, उन्हीं कमोडिटीज का, उन्हीं सर्विसेज का यहाँ पे हम प्राइस जो है बताते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 इसका फॉर्मूला है। कहीं कहीं पे आपको ये फॉर्मूला जो है इस ऐसे भी मिल सकता है, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंटू 100, वो भी सही है, क्योंकि करंट प्राइस का मतलब होता है नॉमिनल और कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है रियल, ठीक है। सो दिस इज योर जीडीपी डिफ्लेटर। होप यू आर क्लियर हियर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 says what does low price elasticity of a demand for a commodity show? अगर लो प्राइस इलास्टिसिटी हो, ठीक है, एक कॉमोडिटी की, तो वो क्या शो करेगी, ठीक है। तो क्या शो करेगी, इजी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेसेसिटी ऑफ अ गुड। देखिए इलास्टिसिटी का मतलब लो प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि अगर प्राइस में जितना मर्जी भी चेंज आ रहा है, उस कॉमोडिटी की डिमांड चेंज नहीं होगी। तो वो कौन सी गुड्स होंगी कि अगर प्राइस जितना मर्जी बढ़ रहा है लेकिन उसकी डिमांड चेंज नहीं हो रही है, वो हो रही है, वो होती है नेसेसिटी ऑफ अ गुड। देखिए नेसेसिटी ऑफ अ गुड है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, अगर मैं बात करूं सॉल्ट की, अगर मैं बात करूं, सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसका नमक है ना, ऐसी कमोडिटी है जो मर्जी सिचुएशन हो जाए, जितनी मर्जी उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, हमने वो चीज़ खरीदनी ही खरीदनी है, वो इतनी नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, ठीक है। या अगर मैं पानी की बात करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, दीज आर द नेसेसरी गुड्स, तो इनकी लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है। इट शोज नेसेसिटी ऑफ अ गुड, ओके। Coming upon to question number 11. Question number 11 says which of the following is correct as far as ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज कंसर्न, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात करूँ तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर डी, इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैक्सिमम यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा है, ठीक है। देखिए इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी सही है वैसे तो, यूज ऑफ रिसोर्सेज ये भी सही है वैसे तो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स इन फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। लेकिन देखिए मैक्सिमम यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी किससे क्रिएट होगी? एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप मिनिमम, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप मैक्सिमम आउटपुट करो उसका, उसको एफिशिएंसी कहते हैं, टू मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज, ठीक है। मैक्सिमाइज करना या ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उसको हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी बोलेंगे। तो जब आप मैक्सिमम यूजेज करो, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जहां पे भी आपने लिमिटेड रिसोर्सेज देख लिया और उनके मैक्सिमम उनका आउटपुट देख लिया, तो वो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एफिशिएंसी में आपका आएगा, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। वैसे तो यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मैक्सिमम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी सही है, लेकिन जब आपने यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज देख लिया कि भाई आपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है ताकि आपकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाए, सो डी इज द एप्ट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है इसका डी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी। अगर हमारी इकोनॉमी में ब्लैक मनी हो, जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? मेक्स द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। मेक्स द मॉनिटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव, बिल्कुल सही। इंश्योर्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंश्योर्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमी में ब्लैक मनी होगी, जिसको हम पैरेलल इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा? देखिए उससे ऑब्वियसली आप, अगर हमारी इकोनॉमी में ब्लैक मनी है, अगर हमारी इकोनॉमी, तो ब्लैक मनी जो है ऑब्वियसली वो बैंक्स में तो नहीं रखी जाएगी, ठीक है। बैंक में अगर होगी तो ट्रांसपेरेंसी है, पता चल जाएगा कि उस बैंक में तो ब्लैक मनी नहीं रख सकते, ठीक है।
तो अगर हमारे पास ब्लैक मनी है, अगर हमारी इकोनॉमी में जो है ब्लैक मनी है, तो आप जैसी मर्जी मॉनेटरी पॉलिसी बना लो, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमी में, ठीक है, मतलब ब्लैक मनी वाली इकोनॉमी में। देखिए, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अगर आप जितनी मर्जी टैक्स, अब मॉनेटरी पॉलिसी आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप जितनी मर्जी बढ़ा लो घटा लो, आप जितना मर्जी जो CRR को चेंज कर लो, SLR को चेंज कर लो, आप रेपो रेट को चेंज कर लो, आप जितनी मर्जी टैक्स जो है वो इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, लेकिन अगर हमारी क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी अगर ब्लैक मनी है मार्केट में, तो उससे मॉनेटरी पॉलिसीज को कोई, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी विल बी लीस्ट इफेक्टिव, विल बी लेस इफेक्टिव ऑब्वियसली इफ अगर ब्लैक मनी है मार्केट में, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। आपको वैसे भी देख के पता चल रहा है इन ऑप्शंस में से कि ये इकोनॉमिक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कोई इससे इंक्रीज नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इससे कोई इंक्रीज नहीं होने वाला, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। Coming up on to question number 13. Question number 13 says which of the following taxes belongs to central tax? इसमें से जो टैक्सेस की जो आपको कॉम्बिनेशंस दी हुए हैं, इसमें से सेंट्रल टैक्स जो है, इसमें से कौन से टैक्सेस जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जो सेंट्रल टैक्स में आएंगे, ठीक है, इंक्लूड होंगे, ओके। तो अगर मैं बात करूं, देखिए पहले ऑप्शन की एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल है, सेल्स नहीं है, सेल्स टैक्स जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट लेती है, कस्टम टैक्स ये सही है, एक्साइज, कस्टम और इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मुझे सही लग रहा है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ओके। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो इसमें भी हाउस टैक्स जो है ये आपके सेंट्रल टैक्स नहीं है। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, एक्साइज है सेंट्रल, कस्टम्स तो है ही है, एंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्टेट लेती है, ठीक है। सो जो राइट कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 13 का बी जो है वो राइट आंसर है, विच इज एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और कस्टम टैक्स एंड इनकम टैक्स। यस, ये तीनों ही जो टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल टैक्स होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 14, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड एज। डिसइन्वेस्टमेंट जब जो होती है उसको क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन? सो उसको कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। सो बी इज द राइट आंसर। डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे जो गवर्नमेंट है वो अपने एसेट्स को, वो उसके कोई भी एसेट्स हो सकते हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का कोई एसेट हो सकता है, उसको सेल करके रेवेन्यू जनरेट करे, ठीक है। और जब हमारी गवर्नमेंट के पास फिस्कल बर्डन ज़्यादा हो जाता है, जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा डेफिसिट होता है, तो उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, अपना कोई भी एसेट गवर्नमेंट जब सेल कर दे, ठीक है। क्यों सेल करे? क्योंकि उसको भाई अपना एक्सपेंडिचर कवर करना है, उसको खर्चा पूरा करना है, ठीक है। तो ओके, अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जब गवर्नमेंट अपनी किसी भी एसेट को सेल कर देती है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यानी डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट ने क्या किया? किसी प्राइवेट प्लेयर को वो जो है अपना एसेट दे दिया, ठीक है। तो दैट इज, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। जैसे एयर इंडिया का किया था गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट 2007, बस वैसे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द क्वेश्चन सेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये किसके बीच में लाई करती है? इसकी जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करती है, ठीक है। तो पहले आपको आंसर बता देती हूँ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 0 to 1 के बीच में ये लाई करती है। अब ये क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसे कहा जाता है? जब हमारी कंजप्शन में चेंज आता है। जब क्या आता है? हमारी कंजप्शन में चेंज आता है। कंजप्शन में चेंज आता है मतलब अगर मेरी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो जाती है तो मैं ज़्यादा स्पेंड करूंगी। अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, मान लीजिए किसी स्टैंड पे अगर मेरी इनकम इंक्रीज कर देती है तो मैं ज़्यादा कंजप्शन करूंगी, ऑब्वियसली मैं ज़्यादा एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्चूंगी, ज़्यादा कंज्यूम करूंगी, ठीक है। उसको कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये सिचुएशन देखिए कैसे आती है, ये क्यों 0 to 1 के बीच में लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कॉन्स्टेंट इनकम है और मतलब किसी एक ओके, तो मेरी जो है कॉन्स्टेंट इनकम है, उसके ऊपर मुझे किसी स्टैंड्स पे 1000 रुपीज़ इंसेंटिव्स मिलते हैं, मान लीजिए बोनस मिलता है या इंसेंटिव मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब चेंज इन कंजप्शन, यानी चेंज को अगर मैं डेल्टा से डिनोट करती हूँ, चेंज इन कंजप्शन ये डेल्टा सी अपॉन चेंज इन इनकम। अगर मैं इनकम को वाई से हम नॉर्मली डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो चेंज इन इनकम यानी डेल्टा वाई, ठीक है, विच इज चेंज इन इनकम। अब अगर मेरे पास मान लीजिए 1000 रुपये जो है ये मैं मतलब मुझे बोनस मिला, मैं पूरे के पूरे 1000 रुपये जो है कंज्यूम कर देती हूँ
और मेरी इनकम में जो चेंज आया, तो कुछ इनकम तो मेरी कांस्टेंट होगी ही, ओके, प्लस जो चेंज आया वो भी 1000 रुपये है। चेंज कितना आया मेरी इनकम में? 1000 रुपये ही चेंज आया ना, ठीक है। अब मैंने पूरे के पूरे 1000 रुपये जो है वो कंज्यूम कर दिए, पूरे 1000 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो कितना बचा? अल्टीमेटली 1 बचा, ठीक है। 1000 अपॉन 1000 कितना हो गया? 1, तो 1 बचा, ठीक है। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये जो पूरे के पूरे 1000 रुपीज है ये मैंने पूरे सेव कर लिए, तो यानी चेंज इन कंजप्शन मेरी कितनी आई? 0। मैंने ये पूरे 1000 रुपये जो मुझे बोनस मिला, मैंने ये पूरे 1000 रुपये क्या कर लिए? सेव कर लिए, तो ये कितना आया? 0। मेरी कंजप्शन कितनी हुई? 0। लेकिन चेंज इन इनकम कितना आया? वो तो 1000 ही रहा ना। चेंज इन इनकम आया 1000, जो मेरी इनकम में चेंज आया था वो 1000 रुपये है, और मैंने कंज्यूम कुछ नहीं किया, तो 0। तो 0 अपॉन 1000 कितना आ गया? 0। तो आंसर कितना आ गया? 0, ठीक है। तो यानी कि जो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरी किसके बीच में लाई की? 0 to 1, ठीक है। 1 मेरा तब हुआ अगर मैंने अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर दी, और 0 कब आया? अगर मैंने अपनी पूरी इनकम बचा ली। तो अगर मैंने पूरी सेविंग कर ली, ठीक है, जो तो क्या आया? 0। अगर मैंने पूरा इनकम अपनी स्पेंड कर ली, जो मुझे मिली थी, जो पूरा मेरे को बोनस मिला था मैंने पूरा स्पेंड कर लिया, तो वो कितना आया? अगर पूरी स्पेंडिंग कर ली तो कितना आया? 1। अगर मैंने पूरी सेव कर ली तो कितना आया? 0। तो किसके बीच में लाई कर रही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? 0 to 1 ना। देखो बेटा, मार्जिनल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ही होता है ना। तो एक्स्ट्रा इनकम मिली ना मुझे, बोनस मिला, इंसेंटिव मिला, तो वो क्या मिला मुझे? एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है जो हमें एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, हमें को अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिली, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है, तो उसको जब मैं कंज्यूम करती हूँ तो मेरी चेंज जो आती है कंजप्शन में, ड्यू टू चेंज इन कंजप्शन, ड्यू टू एक्स्ट्रा इनकम, ड्यू टू बोनस, ड्यू टू इंसेंटिव, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, विच लाइज बिटवीन 0 to 1। कैसे? वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन। ओके, तो आप पढ़ते रहिए। डू लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, बाय बाय।